अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का जलसा कराची में जारी है और इस जलसे से डॉक्टर फारूक सत्तार दीगर रहनुमाओं के खिताब के बाद इस वक्त अपना खिताब जारी रखे हुए हैं। आज का जलसा MQM पाकिस्तान के 23 अगस्त के इक़दाम की हिमायत का मुजाहरा है। ये हमारे उस इक़दाम की ताईद का मुजाहरा है। अवाम की असेंबली ने, कराची वालों ने MQM के 23 अगस्त के इक़दाम पर मोहरे तस्दीक सख्त कर दिया, वैलिडेट कर दिया हमारे फैसले को। आज आपने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर तशरीफ लाकर कि सिर्फ निश्तर पार्क ही में सर ही सर और इंसानों का समंदर नहीं, निश्तर पार्क के बाहर भी सर ही सर और इंसानों का समंदर है। ये कराची की, पाकिस्तान की हालिया तारीख का भी सबसे बड़ा जलसा है। मुझे फख्र है ये कहते हुए भी कि ये आप ही के जिम्मे ये काम लगा कि आप ही साबित करें कि एक जलसे में और जलसी में क्या फर्क होता है। आपने बहुत सारे लोगों को ये भी बताया, ये भी हमारे ही जिम्मे है कि हम बताएं कि जलसे क्या होते हैं और जलसियां क्या होती है और जलसे और जलसी में क्या फर्क है। ये भी फर्क अल्लाह ने आपके हाथों जो है वो लिखा था, आपने कायम किया। फिर मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ जलसा नहीं है, 23 इक़दाम की वैलिडेशन भी है और 2018 के इलेक्शन के नताइज का मुजाहरा भी है। किसी को स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कयास आराई करने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ मैं और आप ये दावा नहीं कर रहे कि कराची कल भी MQM के साथ था, कराची आज भी MQM के साथ है और कराची कल भी MQM के साथ होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार जलसे से खिताब कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि आवाम ने अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी के फैसले की तौसीक कर दी है। 23 अगस्त को जो फैसला किया गया उसकी तौसीक कर दी है। गुज़श्ता रोज इसी प्रोग्राम में फारूक सत्तार ने कहा था कि जो कुछ भी होगा जलसे के बाद पता लग जाएगा। MQM पाकिस्तान ने कितनी कामयाबी हासिल की, कितनी तवक्कुआत पूरी हुई और आगे लाहे अमल इस पार्टी का क्या होगा, इसके लिए हम MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी से भी प्रोग्राम में बात करेंगे आगे चलकर। लेकिन पहले एक ऐसा मौजू 27 दिसंबर को जो सूरत हाल इस प्रोग्राम में थी, पीपल्स पार्टी ने उस दिन सरप्राइज दिया और बिलावल भुट्टो जरदारी को कौमी असेंबली में भेजने का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन लाड़काना की नशिस्त NA 204 से इंतखाब लड़ेंगे। जिस दिन ऐलान हुआ उसी दिन हमने लाड़काना की सूरत हाल आपके सामने रखी, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। लाड़काना के तरक्याती फंड्स के हवाले से सिंध हाईकोर्ट के केस का भी जिक्र किया। लाड़काना ने पीपल्स पार्टी के 8 साल इक़्तिदार में कितनी तरक्की की वो भी आपको बताया। मगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमने प्रोपेगेंडा किया है। हमने उनसे पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का सवाल नहीं पूछा था, हमने सियासी लाएअमल और हिकमत अमली से मुतालिक सवाल पूछा था, लेकिन उन्हें यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने उस जवाब में प्रोपेगेंडे का लफ्ज इस्तेमाल किया। पटिशन और इस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स तो पढ़ दिए मगर पीपल्स पार्टी का जवाब नहीं पढ़ा, ये उनकी जानिब से तनकीद की गई। साहब वो दावे कहां गए? पूरी आपने कैंपेन बिल्ड की बिलावल के इर्द गिर्द, बिलावल 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 कि वो कैंपेन को लीड करेंगे, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलेगी, हुकूमत को लग पता जाएगा। उन ऐलानात का क्या हुआ सर आज? जुनैद, एक तो आपने पूरे 15 मिनट पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है और मुझे नहीं पता कितनी देर बात करेंगे आप।
एक तो मैं पहले वजह इस बात की करूं कि जो आपने लाड़काना के मुतालिक एक पिटीशन का हवाला दिया, ये बहुत गलत बात है कि आपने पिटीशन तो पूरी पढ़ दी, लेकिन उस पिटीशन का जो जवाब दिया गया उसको आपने नहीं पढ़ा। सवाल तो चीफ जस्टिस का था सर कि 90 अरब रुपए मुख्तस किए गए। ये गलत बात है। चीफ जस्टिस साहब को नहीं, मेरी बात सुने, अब मुझे बात करने दें। आपने इतनी लंबी तस्वीर की, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुने पूरी। आप किस तरह टीवी चैनल पर प्रोपेगेंडा करेंगे तो हमारा जवाब पूरा सुना करें ना आप। जो गलत बात है वो चीफ जस्टिस साहब ने जो आपने उनके रिमार्क्स बताए, अगले दिन कोर्ट में उन्होंने कहा कि बात करें सर जितनी भी करना चाहें, लेकिन ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये कोर्ट की एक समात है सर, और जो फिगर्स हैं वो उसी से आए हैं। सुन लेना मेरे भाई, क्या आपने लाड़काना पे जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, या किसी ने अगर कोई एक बेबुनियाद किस्म की पिटीशन फाइल की, उस पिटीशन के मंदरजात आप पढ़ेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आपको वो जो हमने जवाब दिया है उसके मंदरजात भी पढ़ने चाहिए कि जवाब में सिंध गवर्नमेंट ने क्या कहा है, पीपल्स पार्टी ने क्या कहा है, ये भी पढ़ेगा सारा। पिटीशन को भी छोड़े, वो बकवास है, कुछ भी नहीं है। सईद गनी साहब की उस दिन की गुफ्तगू आपने सुनी। अफसोस की बात यह है कि जो कुछ वो कह रहे थे वो हकीकत में दुरुस्त नहीं है। सईद गनी के इस दावे के बाद हमने एक बार फिर सिंध हुकूमत का जवाब ढूंढने की बहुत कोशिश की, अदालत से भी मालूम करवाया, मगर अदालत में अब तक कोई जवाब जमा नहीं हुआ। बहुत ढूंढा आपका जवाब तब मिलता सर जब जवाब आपने जमा करवाया होता। प्रोपेगेंडा है तो फिर जवाब दें, अदालत में जवाब दें, जहां सवाल किया गया है वहां पर जवाब दें, और ये सवाल अदालत में ही किया गया, मगर आपने इसका जवाब मीडिया पर दिया और वो भी दुरुस्त नहीं दिया और प्रोपेगेंडे का इल्जाम लगाया। अदालत की कार्रवाई के 6 दिन बाद यानी 7 सितंबर को पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अदालत में जवाब जमा नहीं करवाया, मगर अदालत पर इल्जामात जरूर लगाए। जो सईद गनी साहब ने यह कहा कि जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, अगले दिन उससे मुतालिक ये कहा गया कि ये रिमार्क्स नहीं दिए गए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नैब इन्वॉल्व तब हो जब 10 करोड़ से बात कोई ऊपर हो, एक तरफ से ये कहते हैं, और दूसरी तरफ से एक सिंपल एप्लीकेशन या पिटीशन आए तो उस पर ऑब्जर्वेशन देके हमें चोर बना देते हैं। ये कैसा इंसाफ? ये जो परसेप्शन बनाया गया है, एक गलत ऑब्जर्वेशन देकर हमें उस ऑब्जर्वेशन ने मजबूर किया है कि 3 साल के बाद एक रद्दी की टोकरी में फेंकी जाने वाली पिटीशन पर बैठकर हम बात करें। हमने तस्दीक की, आपके सामने एक बार फिर तस्दीक कर लेते हैं। 7 सितंबर के बाद अब तक पीपल्स पार्टी ने जवाब जमा नहीं करवाया। 3 माह से ज्यादा हो गए। अगर प्रोपेगेंडा है तो फिर इसका जवाब देकर मुंह बंद क्यों नहीं कर देते, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसी हवाले से हम बात करेंगे जियो न्यूज के वो रिपोर्टर अमीन अनवर, जो कि कोर्ट से मुतालिक मामला को रिपोर्ट करते हैं। अमीन, जो सूरत हाल सामने आई है, पिटीशन हुई, समात हुई, इसके बाद से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने किसी किस्म का कोई जवाब जमा करवाया अदालत में? एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा महसर से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि इदारों की जानिब से जवाब तो आ गए हैं, लेकिन वो 3-4 हज़ार सफ़ात पर मुश्तमिल हैं और ये जवाब जो है वो आइंदा तारीख पर जमा कराया जाएगा। ताहाल अदालत में ये जवाब जमा नहीं कराया गया है। 3 माह मुकम्मल होने वाले हैं और हुकूमत की जानिब से ताहाल अदालत में कोई जवाब जमा नहीं कराया गया। 1 सितंबर को इसकी समाअत हुई थी, जिसके बाद 2 रुकनी बेंच ने हुकूमत सिंध व दीगर इदारों को नोटिस जारी करते हुए 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था, जो कि 3 माह गुजरने वाले हैं, तब के हो चुके हैं मुकम्मल। ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई अमीन ये बताएगा, जो 1 सितंबर को समाअत हुई उसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बरहम थे। उन्होंने जो रिमार्क्स दिए पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से मुतालिक, इस करप्शन से मुतालिक, वो बातें अदालत में हुई थी। क्या ऐसा हुआ कि बाद में कहा गया कि वो रिमार्क्स दिए नहीं गए? नहीं, बिल्कुल इस तरह के कोई बात सामने नहीं आई और ना ही इस बात की कोई वजाहत की गई। जो रिमार्क्स सामने आए थे कि लाड़काना तो इनका अपना शहर है, डाइन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन इस किस्म के रिमार्क्स दिए गए थे। जब समाअत हुई थी उस वक्त हम कमरे अदालत में मौजूद थे। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे कि डाइन भी साथ घर छोड़ देती है और लाड़काना तो इनका अपना शहर है। जिसके बाद तमाम मीडिया की जानिब से ये रिमार्क्स अदालत के नशर किए गए थे, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से तो इसकी वजाहत की गई थी, लेकिन सिंध हाई कोर्ट की जानिब से इस तरह की कोई वजाहत नहीं की गई थी कि अदालत की जानिब से इस तरह के कोई रिमार्क्स नहीं दिए गए थे। अमीन अनवर, बहुत शुक्रिया। ये तस्दीक हुई आपके सामने। अदालत में अब तक कोई जवाब पीपल्स पार्टी की तरफ से जमा नहीं करवाया गया। 3 माह से ज्यादा का वक्त हो गया, अब तक सिंध हुकूमत जवाब जमा नहीं करवा सकी और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स भी वापस नहीं लिए थे। मगर सेनेटर सईद गनी ने हमारे ही प्रोग्राम में यह दावा भी किया था कि चीफ जस्टिस ने अगले ही दिन अपने रिमार्क्स वापस ले लिए थे। चीफ जस्टिस साहब ने जो आपने उनके रिमार्क्स बताए, अगले दिन कोर्ट में उन्होंने कहा कि बात करें सर जितनी भी करना चाहिए, लेकिन ये
सईद गनी साहब, अगर चीफ जस्टिस ने अगले ही दिन रिमार्क्स वापस ले लिए थे तो उसके 6 दिन बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा आपके समेत सीनियर वजीर निसार खोड़ो और दीगर रहनुमाओं ने इन रिमार्क्स की तस्दीक क्यों की? निसार खोड़ो ने क्या कहा, आपको वो भी दिखा देते हैं। किसी पिटीशन की सुनवाई पर कह दिया गया लाड़काना तो पीपल्स पार्टी का घर है और उन्होंने तो घर को भी नहीं छोड़ा, ये ऑब्जर्वेशन आ गई। अब बताएं कि कौन से मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो रहे हैं, कौन सी बात ठीक है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने अपने मीडिया सिंध हाई कोर्ट में पिटिशन करने वाले पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुखालिफिन का फ्रंटमैन है। जो पिटिशनर की तरफ से बातें सामने आई हैं उसके जवाब में इल्ज़ाम लगाया गया उसकी पिटिशन मुस्तरद हो चुकी थी, 90 अरब रुपए जारी ही नहीं हुए। अगर तमाम फंड्स मिला भी लिए जाएं ये तमाम फंड्स तो भी 45 अरब रुपए बनते हैं। ये सारी सूरत हाल सामने आई है। सईद गनी साहब, आपकी नज़र में जो इस वक्त आपने हकाइक बयान किए उसकी हमने जो जांच पड़ताल की बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल सामने आई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी वही हैं और ये हकीकत भी वही है कि आपने जवाब जमा नहीं करवाया। आपकी नज़र में मैं तिफले मकतब ही सही, लेकिन आप जैसे सीनियर सियासतदान की जानिब से इस तरह के रवैये पर बहुत ही अफसोस हुआ है। पिटिशनर से भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ सिंध हाई कोर्ट में लाड़काना के तरक्याती फंड्स में खुर्द बुर्द की पिटिशन दायर करने वाले बशीर अहमद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बशीर साहब, क्या आप प्रोपेगेंडा करते फिर रहे हैं पीपल्स पार्टी के हुकूमत रहनुमाओं के खिलाफ? वो तो कहते हैं इतनी बड़ी रकम की करप्शन कोई हुई नहीं, बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया आपने। जुनेद भाई, बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इस मामले को एक उठाया और आपने अपना कीमती वक्त दिया। असल बात में पीपल्स पार्टी वालों से मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ, अगर प्रोपेगेंडा है तो लाड़काना की तरफ थोड़ी नज़र तो घुमा कर देखें, लाड़काना में आकर तो देखें, गली कूचे रोड रास्ते घूम कर तो देखें। ये घड़ी खुदा बख्श तो आते हैं, बाहर से जलसा करके बाहर से चले जाते हैं। थोड़ी शहर के अंदर भी तो नज़र दौड़ाएं कि 2008 से लेकर अप टू डेट इन्होंने लाड़काना के अंदर जो अरबों रुपए रिलीज हो चुके हैं, क्या काम हुआ है? कोई इनका कोई प्लानर ऑफिसर नज़र आ रहा है? कोई इनकी प्लानिंग नज़र आ रही है? टोटली इन्होंने जो काम किया है इल प्लानिंग से किया है और सिर्फ इन्होंने अपना पेपर कंप्लीट किया है, अदरवाइज कोई इनका काम ये तो नजर आ रहा है कि लाड़काना में उस तरह से तरक्याती काम बिल्कुल भी नहीं हुए। लेकिन ये बहुत बड़ी रकम है, आपने सोच समझ के ये कागजात तैयार किए और आपने अदालत का रुख किया था क्या? सर, ये पीपल्स पार्टी की सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन के रिपोर्ट के चेयरमैन के सामने 2012-2013 में इन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने खुद एतराफ किया कि हम लोग 87 अरब रुपया सेनेट कमेटी के सामने माना इन्होंने क्या ये बशीर साहब? हाँ, एतराफ किया सर। अगर ये सबूत नहीं दे रहे तो मैं देने को तैयार हूं। अगर ये अदालत आलिया में सबूत नहीं दे सकते और अभी तक उन्होंने कोई सबूत 2013 से अप टू डेट उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, अगर ये नहीं दे सकते तो मैं देने को तैयार हूं सेनेट की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने यह भी कहा था कि आप लोगों को हिसाब तो देना पड़ेगा, अगर हिसाब देना पड़े इन्होंने आज तक क्यों नहीं दिया? अगर ये सच्चे हैं, इन्होंने लाड़काने के अंदर काम किया है, लाड़काने के अंदर इन्होंने कोई प्लानिंग नजर आई है, लाड़काने के अंदर कोई उन्होंने प्रोग्रेस दी है, तो वो सच्चे हैं तो अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं जमा करा रहे? वो लाड़काना का जो इन्होंने काम किया है या नहीं किया है वो अदालत या आलिया के सामने क्यों नहीं रख रहे? अभी तक वो रिकॉर्ड क्यों नहीं दे रहे? अभी तक वो अपनी इन रिटर्न में क्यों नहीं दे रहे? ये तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बशीर साहब, हमने जो रिकॉर्ड देखा है और जिस दिन हमने प्रोग्राम किया उससे पहले जो हमने डेटा पढ़ा उससे ये पता लगता है कि ये आपकी पिटिशन डिसमिस हो गई थी। सर, बिल्कुल डिसमिस हुई थी। इसमें डिसमिस जो आपको शायद याद होगा कि 24 तारीख थी, मार्च था या कोई और महीना था, मुझे सही इस वक्त ज़हन-नशीं नहीं है। 24 तारीख को इन्होंने छुट्टी कर दी, 24 तारीख को मेरा केस लगा हुआ था, 24 तारीख को छुट्टी हो गई अचानक, 25 तारीख को अचानक केस लग गया, मुझे कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। जब मैं 26 तारीख को वहां पर पहुंचा तो मेरा केस नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हो चुका था। निसार खोड़ो ने यह भी कहा कि जब पिटिशन डिसमिस शुदा थी तो दोबारा क्यों खुली, 1 सितंबर को समाअत क्यों हुई, लाड़काना से मूव क्यों की गई कराची? असल में ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ये कोई फर्द वाहिद का केस नहीं है, एक लाड़काना के लोगों का केस है। ये एक लाड़काना की तरफ से एक बंदा नुमाइंदगी कर रहा है, पिटिशन लड़ रहा है, और अगर ये डिसमिस हुई है नॉन प्रोसिक्यूशन में तो हमने अदालत आलिया से गुजारिश की
सर ये नॉन प्रोसिक्यूशन में बराबर डिसमिस हुई है, मगर हम आपसे गुजारिश को रिस्टोर किया जाए और रिस्टोर के बाद इस केस को चलाया जाए। बशीर साहब, हम आप ये जानना चाहेंगे कि बुनियादी तौर पर मूव किस तरह से हुई पिटीशन, अगर आपने लाड़काना में दायर की थी 2013 में गलबन? मुझे वो दिन भी याद है जब मैंने फरवरी में इस केस को सबमिट किया था, तो बाहर से मुझे पुलिस वाले उठा के लेकर गए थे, तो वहां पे चलने नहीं दे रहे थे, मुसलसल मुझे तंग कर रहे थे। उसके बिना पर मैंने प्रिंसिपल सीट पे जनाब चीफ जस्टिस मशीर आलम साहब थे, उनके दौर में मैंने गुजारिश की कि जनाब अली आपसे गुजारिश है कि इस पिटीशन, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसको लाड़काना से यहाँ पे ट्रांसफर करके यहाँ चलाया जाए ताकि एक हकीकत। जी साहब, उन्होंने जो हमने हकाइक बयान किया अदालत की समात में सामने आए उसको भी प्रोपेगेंडा कहा, आपने जो पिटीशन दायर किया उसको भी प्रोपेगेंडा कहा। वो ये कहते हैं कि एक कागज का सबूत नहीं लेकर आया पिटिशनर। इन्होंने पेपर वर्क में तो हर चीज दिखा दी कि भाई हमने कोई सबूत लाए, ये लाए। क्या मीडिया से, क्या फुटेजेस से सबूत बढ़कर कोई और है? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी आज तक तामीर नहीं हुई, म्यूनिसिपल स्टेडियम आज तक तामीर नहीं हुई, नवदेरो स्टेडियम आज तक तामीर नहीं हुई, तामीर हुई मगर उनके अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं रखा गया ताकि इनका कोई ख्याल करने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। चलिए फर्ज कर लेते हैं कि 90 अरब रुपए ना हो, 45 अरब रुपए हो, जैसे कि पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने कहा भी, खुर्द-बुर्द ना हुई हो, मगर जो भी है जवाब अदालत में जमा करवाएं। मामला अदालत में है, जवाब का इंतजार सबको है। सिंध हुकूमत अदालत में जवाब दे और इस मामले को साफ करे, फिर अदालत के फैसले का इंतजार किया जाए। अभी हमारे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने एक और दावा भी किया जो आपको बताएं। उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी ने लाड़काना में काम किए, गलियां दिखाकर प्रोपेगेंडा ना करें। आपने जब बात इतनी सुना रहे थे, मैंने आपको बीच में कुछ नहीं कहा। आप कहते हैं कि लाड़काना को आपने पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता शहर बना दिया? जितना मेरे भाई जितना आप बता रहे हैं ऐसा भी नहीं है। आप खुद जाइए और अगर चुन चुन के 8-10 गलियां आप दिखाएंगे जहाँ पे काम नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर लाड़काना नवाबशाही की बात करेंगे वो बहुत काम हुआ है। और आज भी मैं आपको दावत देता हूँ, कराची से निकले लाड़काना तक जाएं। आप कहते हैं ना कि सिंध की सड़कें टूटी हुई हैं, अगर आपको एक जगह सड़क टूटी हुई नजर आ जाए तो फिर आप आगे अगले दिन प्रोग्राम में कहिएगा कि सड़क टूटी हुई है। क्योंकि सईद गनी साहब बहुत बरहम हुए थे, इसलिए हमने इस पर भी और तहकीक की। हमने कोशिश की कि लाड़काना की सूरत हाल पर जमीनी हकायक आपके सामने लाए। लाड़काना में मौजूद हमारे नुमाइंदे साबिर अली शाह ने लाड़काना के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर वहाँ की मंजर कशी की है, वहाँ के हालात दिखाए हैं। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, आप खुद ही फैसला कर सकेंगे। मैं इस वक्त लाड़काना की मशहूर और मारूफ सड़क बाकलानी रोड पर मौजूद हूँ। ये सड़क एक जानिब एयरपोर्ट रोड से मिलती है और दूसरी जानिब शहर के अहम तरीन चौक पाकिस्तान चौक से मिलती है। इस सड़क का भी वही हाल है। 2008 से लेकर अब तक न जाने कितने तरक्याती पैकेजेस का ऐलान हुआ, न जाने कितने तरक्याती मंसूबे बनाए गए, लेकिन ये सड़क आज भी उसी तरह पोशीदा मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर जगह जगह गड्ढे हैं, गटर खुले हुए हैं, लोगों को आने जाने में शदीद दुश्वारियों का सामना है। जी, मैं इस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के बाहर मौजूद हूँ। ये यूनिवर्सिटी 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उनसे वालिहाना अकीदत के इज़हार के तौर पर मंजूर की गई, लेकिन 8 साल गुजरने के बावजूद अब तक मेन कैंपस में तामीरात का काम जारी है और अब तक ये मुकम्मल नहीं हो सकी है। इस यूनिवर्सिटी में ना तो कोई कोर्स शुरू किया जा सका है और ना ही किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ शुरू हुई है। इसके तहत जो कोर्स कराए जा रहे हैं वो भी चाटका मेडिकल कॉलेज लाड़काना की इमारत में कराए जा रहे हैं और वहीं पर ही दर्स व तदरीस या रिसर्च का काम हो रहा है। मैं इस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सेक्रेटरीट के बाहर मौजूद हूँ। ये सेक्रेटरीट चाटका मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 2 प्रोफेसरों के बंगलों में कायम किया गया है और ये सेक्रेटरीट 2008 से अब तक फंक्शनल है। यहाँ किस किस्म के और कितने तालीम याफ्ता लोग तैनात किए गए हैं इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो कंप्लेंट बॉक्स लिखा गया है वो उसकी स्पेलिंग न सिर्फ दुरुस्त नहीं है बल्कि बॉक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर सिक्योरिटी रूम बनाया हुआ है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं। मैं इस वक्त शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम बीबी आसिफा डेंटल कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ। इस डेंटल कॉलेज को PMDC की जानिब से 6 साल गुजरने के बावजूद अब तक रिकगनाइज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से तकरीबन 300 तलबा का तालीमी मुस्तक़बिल दाव पर लग गया है। 4 साल का BDS का कोर्स होने के बावजूद 6 साल में भी अब उनका फाइनल इम्तहान नहीं हो पाया है क्योंकि PMDC की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की गई हैं।
उधर दूसरी जानिब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और हुकूमत सिंध दोनों ही इस डेंटल कॉलेज को रिकगनाइज कराने में संजीदा नहीं है, जिसकी वजह से 18 अक्टूबर को कॉलेज के तलबा और तालिबात ने बिलावल भुट्टो जरदारी से भी शिकायत की और उन्होंने फौरी तौर पर इसे रिकगनाइज कराने के इक़दाम का हुक्म दिया, लेकिन अब तक इसके रिकगनाइज कराने के लिए कोई अमली काम शुरू नहीं किया जा सका है। ये है लाड़काना की सूरत हाल, लाड़काना के हालात। आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो है वो दिखाया जा रहा है। अगर लाड़काना तरक्की कर गया होता, शानदार अस्पताल बनाए गए होते, बेहतरीन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज होते, बेहतरीन सड़कों का निज़ाम होता, लहलाता सब्जा होता, तो सईद गनी साहब और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं से हम ये कहते हैं कि फिर ये पिटीशन शायद दायर ही ना होती, ये मामला यहाँ तक पहुँचता ही ना। इस पूरे मामले पर हमने पीपल्स पार्टी को भी बुलाया, सेनेटर सईद गनी साहब से भी राब्ता किया कि उन्होंने प्रोपेगेंडे का इल्जाम लगाया, आकर इसका जवाब दें, क्योंकि हम भी उनकी बात का जवाब दे रहे हैं, मगर उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत से माजरत की। इसके अलावा लाड़काना से रुकने कौमी असम्बली अय्याज सुमरो से भी राब्ता किया गया, मगर वो भी प्रोग्राम में शरीक नहीं हुए। इसके अलावा दीगर रहनुमाओं से भी राब्ता किया गया, मगर उन्होंने माजरत कर ली। हमारा प्लान पीपल्स पार्टी के लिए हाजिर है, पीपल्स पार्टी आए, जवाब दे, साथ ही अदालत में भी जवाब जमा करवाए। हम सईद गनी या पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा के खिलाफ नहीं है, सवाल इस रकम का है, उन फंड्स का जो कि आवाम की अमानत है। कोई भी शहरी, ये तो एक पिटीशन है, कोई भी शहरी ये सवाल कर सकता है अदालत में जाकर कि ये फंड्स जो इस इलाके के लिए मुख्तस किए गए थे, मैं उस इलाके का शहरी हूं, ये फंड्स सही तरीके से मेरिट पर इस शहर पर खर्च हुए हैं या नहीं। अगर आपने मेरिट पर खर्च किए हैं तो आप उसके पूरे कागजात, पूरे सबूत और हर चीज का हिसाब जमा करवा दीजिए, ये मामला खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं तो फिर अदालत में जो कार्रवाई हो रही है उसका सामना कीजिए, बजाय इसके कि आप हमें कहें कि हम आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमने अपने पास से कागजात तैयार नहीं किए, जो अदालत में पिटीशन आई, समाअत हुई, जो चीफ जस्टिस ने कहा वो हमने इस प्रोग्राम में बताया और फिर आपसे सवाल किया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना से इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम सब कराची के शहरी, सिंध के शहरी उम्मीद करते हैं कि माजी में जो हुआ अब नहीं होगा। लाड़काना के हालात बदलेंगे और पीपल्स पार्टी फखरी अंदाज में लाड़काना को मिसाल बनाकर पेश कर सकेगी, जैसा कि इस फंड के मंसूबे में था कि लाड़काना को एक मॉडल सिटी बनाया जाएगा। हम सब उम्मीद करते हैं कि लाड़काना एक दिन मॉडल सिटी बने। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मैं आप पाकिस्तान के करोड़ों शहरी क्रिकेट के दीवाने हैं। वो ये चाहते हैं सबसे पहले तो उनकी टीम हर मैच जीते, लेकिन अगर मैच नहीं भी जीते तो वो ये चाहते हैं कि टीम जमकर खेले, लड़कर मुकाबला करे और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मेलबर्न टेस्ट की बात करेंगे। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर तारीख बदलने में कामयाब नहीं हो सकी। ये टेस्ट ड्रॉ के करीब पहुंचकर ऑस्ट्रेलिया की फतह में तब्दील हो गया। पहली इनिंग्स में 443 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर करने वाली पाकिस्तान टीम दूसरे टेस्ट के आखिरी रोज दूसरी इनिंग्स में 163 रन ही बना सकी और मेलबर्न टेस्ट इनिंग्स और 18 रन से हार गई। साथ ही 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी हार बैठी। उनके वो दीवाने जो कम से कम रात को ये सोचकर सोए थे कि ये मैच हारेंगे तो नहीं, वो जब सोए और उसके बाद सुबह उठे तो सर पीटते रह गए। दौरा ऑस्ट्रेलिया जो मिसबाह उल हक की कप्तानी का सबसे चैलेंजिंग टास्क करार दिया जा रहा था, इस टास्क में मिसबाह बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी भी मुतासिर कुन कारकर्दगी नहीं दिखा पाए हैं। आज खुद मिसबाह ने अगर मैं टीम के लिए कुछ नहीं कर पा रहा तो यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। ये मौका है कि मुझे सोचने की जरूरत है, और वो भी अगले मैच से पहले और बाद में। अगले 2 दिनों में मैं सोचूंगा कि क्या करना है, क्योंकि कुछ ना करना और लटके रहना इसमें कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान के सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान मिसबाह उल हक जो गुज़श्ता 4 इनिंग्स में सिर्फ 20 रन स्कोर कर सके हैं, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इंडिया के खिलाफ सीरीज का इंतजार कर रहे थे, वरना उनका काफी पहले रिटायर होने का इरादा था। ऐसी टीम जहां खराब कारकर्दगी और नताइज ना दे सकने के बावजूद टीम से जुड़े रहने का रिवाज है, वक्त करने के लिए और अपने मुल्क में बगैर कोई टेस्ट मैच खेले आलमी रैंकिंग में नंबर 4 से पहली पोजीशन पर पहुंचाने पर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से भी नवाजा गया। मिसबाह पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला। 42 साल के मिसबाह उल हक की कप्तानी का मुख्तसर सा जायजा लिया जाए तो हकायक ये बताते हैं कि मिसबाह उल हक पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस जीतने वाले कप्तान हैं। मसाइल और होम क्रिकेट से महरूम पाकिस्तानी टीम, जिसे अपने होम टूर मुत्तहिदा अरब अमारात में खेलना पड़े। 2012 में इंग्लैंड को मुत्तहिदा अरब अमारात में होम सीरीज में 3-0 से हराया। फिर 2014 में मिसबाह को साल की उम्र में कप्तान बना दिया गया। बोर्ड के इस फैसले पर तनकीद हुई कि जिस खिलाड़ी की टीम में जगह नहीं बनती उसे कप्तान बना दिया गया,
लेकिन इस तमाम तनकीद के साथ मिसबाह उल हक ने मुश्किल वक्त में टीम को संभाला और टीम को जीत की डगर पर डाला। न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज को हराया और जिस तरह से अब सूरत हाल सामने आई है, कौमी टेस्ट टीम ने 2010 के बाद मिसबाह उल हक की क़यादत में अब तक 21 टेस्ट सीरीज खेली हैं, जिनमें से पाकिस्तान को 5 सीरीज में नाकामी का सामना रहा। 10 सीरीज पाकिस्तान ने जीती। गुज़श्ता 6 सालों के दौरान मिसबाह उल हक की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ने 52 टेस्ट मैचेस में से 24 जीते, 17 हारे। इस दौरान इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को हराया। पाकिस्तान टीम, जिसके लिए ये बात मशहूर थी कि यह हार देखकर हथियार डाल देती है, लड़ती नहीं, वही टीम मिसबाह की कप्तानी में लड़ना सीख गई, जिसकी मिसाल ब्रिस्बेन टेस्ट था, जहां कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाज़े हार के बावजूद सख्त मुकाबला किया, जिसे न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने सराहा बल्कि दुनिया भर के मीडिया ने इसकी तारीफ की। पाकिस्तानी टीम की इस तब्दीली पर खुशगवार हैरत का इजहार करते हुए पाकिस्तान की हार को खेल की जीत करार दिया था। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की उर्दू वेबसाइट ने सुर्खी लगाई थी कि मिसबाह कोई तकनीक नहीं, ये एक अप्रोच होगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान उसमें अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में अभी बात करेंगे अमेरिका और रूस में बढ़ती कशीदगी की। अमेरिकी सदारती इंतखाब में रूस की मदाखलत के इल्जामात के बाद से अमेरिका और रूस के दरमियान ताल्लुकात मजीद खराब होते जा रहे हैं। ओबामा हुकूमत बरहमी का इजहार कर रही है। गुज़श्ता रोज अमेरिका ने रूस के 35 सिफारतकारों को 72 घंटों में मुल्क से निकल जाने का हुक्म दिया। जवाब में रूस की वजारत खारजा ने सदर व्लादिमीर पुतिन को अमेरिकी सिफारतकारों को मुल्क बदर करने के अहकाम जारी करने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के बाद तवक्को की जा रही थी कि रूसी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आएगा, लेकिन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का रद्द-ए-अमल तवक्को के बरक्स सामने आया है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी वजारत खारजा की सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया है और कहा कि रूस अमेरिकी सिफारतकारों को मुल्क बदर नहीं करेगा। पुतिन का कहना है कि वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से कोई फैसला करने से पहले नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के रद्द-ए-अमल का इंतजार करेंगे, जो 20 जनवरी को चार्ज संभालेंगे। पुतिन का कहना है कि अमेरिका रूस ताल्लुकात की बहाली का इन्हिसार ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी पर होगा। ओबामा इंतजामिया के रूस से नाराजगी की वजह इस साल नवंबर में होने वाले अमेरिकी इंतखाबात में रूस की जानिब से ईमेल हैकिंग में मुलविस होने की रिपोर्ट का मंजर आम पर आना था। 16 दिसंबर 2016 को ये खबरें मंजर आम पर आई कि अमेरिका के इंटेलिजेंस ओहदेदारों को यकीन है कि सदारती इंतखाबात पर असरअंदाज होने वाली मुबैना मुहिम में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बराह रास्त मुलविस है, जबकि रूस ने अमेरिका के खुफिया इदारों की तरफ से लगाए जाने वाले इन इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया था। अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हैकिंग के इल्जामात को मज़का खेज करार दिया और इल्जामात के पेश नज़र अमरीकी महकमा खारजा ने वाशिंगटन में मौजूद सिफारतखाने और सैन फ्रांसिस्को में रूसी काउंसलेट के 35 रूसी सिफारतकारों को नापसंदीदा करार देते हुए 72 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया और साथ ही रूस के अमेरिका में 2 कंपाउंड भी बंद करने के अहकाम जारी किए। अमेरिका ने 9 इदारों पर पाबंदियां भी आयद कर दी हैं, जिनमें 2 रूसी इंटेलिजेंस एजेंसीज GRU और FSB शामिल हैं, जिसके बाद सदर व्लादिमीर पुतिन ने बराक ओबामा के अहकाम को अमेरिका की जानिब से रूस पर नई पाबंदियों का इतलाक करार दिया और कहा कि यह फैसला दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश है। लेकिन अब पुतिन नए सदर के चार्ज संभालने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अब 20 जनवरी का इंतजार है कि डोनाल्ड ट्रंप चार्ज संभालने के बाद क्या पॉलिसी अपनाते हैं। और अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो इक्तिसादी राहदारी पर ताउन जारी है, इससे मुतालिक नई पेशरफ्त क्या है आपको बताएंगे। अभी आपको लिए चलेंगे नश्तर पार्क, जहां पर MQM पाकिस्तान ने अपना अब तक का सबसे बड़ा जलसा किया है। फारूक सत्तार ने वहां पर खिताब करते हुए कहा कि आवाम ने अल्ताफ हुसैन से अलहदगी के फैसले की तौसीक कर दी है। हम बात करेंगे उनके सीनियर रहनुमा फैसल सब्जारी साहब से। फैसल साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। अगर फारूक सत्तार और आप दीगर रहनुमा समझते हैं कि ये जलसा कामयाब है और आवाम ने तौसीक कर दी है, तो क्या ये काफी होगा फिर और आपकी आगे मुश्किलात हल हो जाएंगी इस कामयाबी के बाद? जुनेद, मेरे ख्याल में तो पहली बात जो फारूक सत्तार भाई ने की है, 23 अगस्त को आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं। हमने लिया है 23 अगस्त की काविश को, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को एंकर किया है। हमने जिस बदकिस्मती से, जिस गड्ढे में, जिस खाई में हम 22 अगस्त को गिर रहे थे, वहाँ से बचाया है। उस
मजमूई एफर्ट की, यानी बिलखुसूस मुहाजिर मैंडेट और बिलउमूम सिंध के शहरी इलाकों का जो मैंडेट है उसको मुत्तहिद रखने की जो जिम्मेदारी हमने अपने कांधों पर उठाई थी उसकी तौसीक है ये। अब हमारी शायद मुश्किलात ख़त्म ना हों, लेकिन हमें मुश्किलात में ही सियासत करने की और सियासी काम करने की आदत है। जब मुश्किल पड़ती है तो हम ज़्यादा पुरआज़्म होके ग्राउंड में उतरते हैं, ज़्यादा मेहनत काविश करते हैं और उसके नताइज सामने आते हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आज आए आइंदा भी आएंगे। वी आर कॉन्फिडेंट। तो फैसल साहब, अगला कदम, अगली मंजिल क्या होगी MQM पाकिस्तान की? मेरे ख्याल में आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने कहा है, हमें पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के सामने हमने सवाल रखा है कि जब आइन की तशरीह की बारी हो, आर्टिकल 63(1)C की बारी हो, दोहरी शहरियत के, ये कोई और चीज़ हो, तो अदालतें बड़ी सुरत के साथ फैसला करती हैं। हम अवामी अदालत में अपना मुकदमा लेकर आए हैं कि हमें आइन के आर्टिकल 140A के तहत एक पोटेंट, एक खुद मुख्तार, एक वसाइल वाला, इख्तियार वाला बल्दियाती निज़ाम चाहिए। शहर के बल्दियाती नुमाइंदों को, मेयर को भीख नहीं मांगनी है, लोगों ने वोट दिए हैं इनको। आईन पाकिस्तान आपको कहता है कि इनको ऐसा निज़ाम दीजिए कि जिसमें लोगों के मसले यूनियन कमेटी की सतह पर हल हों, जहां पानी का मसला हो या सीवरेज का, बिल्डिंग कंट्रोल हो या मास्टर प्लान, ट्रैफिक का मसला हो या ग्राउंड या पार्क का, ये सारे के सारे इख्तियारात मेयर को कराची के दें और कश्मीर तक के जो चेयरमैन होंगे उनको दें, सिंध भर को। ये हम अदालतों में लेके जा रहे हैं। हम अपने लापता कारकुनान का मुकदमा एक दफा फिर अदालत आलिया, अदालत उज़्मा के सामने लेकर जा रहे हैं कि MQM के लापता कारकुनान को भी पाकिस्तान का शहरी समझा जाए। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सामने हमने ये कहा है कि खुदारा अगर माजी में हमारी सफ़ों में किसी ने गलतियां की भी हैं तो उसका इज्तिमाई खमियाजा मुहाजिर सिंध के शहरी इलाकों के लोग और MQM के कारकुनान ना भुगतें। MQM के कारकुनान को पाकिस्तान का शहरी समझा जाए। तो फैसल साहब, फारूक सत्तार ने कहा कि 2018 के इलेक्शन की ये तैयारी है, उसकी एक मिसाल है हमारी तरफ से ये, जिस तरह बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं आपके ख्याल से। तो ये इसी तरह से आप इस मिशन को आगे लेके चल सकेंगे? क्या आप इतने आवाम को इतनी बड़ी तादाद में मिला सकेंगे इलेक्शन के लिए भी, क्योंकि वो सिर्फ कराची में नहीं होना हो तो पूरे पाकिस्तान में? जी जुनैद, बिल्कुल पाकिस्तान में होना है, लेकिन MQM के अपने रिवायती हलके हैं जो कि बिलखुसूस सिंध के शहरी इलाके हैं, तो वहाँ हम कैंपेन इसी तरीके से करेंगे, भरपूर करेंगे। इस जलसे के तैयारी में कौन सी ऐसी सियासी जमात है बशमूल हमारे लंदन के दोस्तों के कि जिन्होंने हमारे खिलाफ ख्वाहिश नहीं की कि जलसा कामयाब ना हो, उसके बावजूद लोग निकल कर आए। हमारे कैंप्स पर बदकिस्मती के साथ रेंजर्स और पुलिस के भी गिरफ्तारियां हुई हैं। हमारे कारकुनान और जिम्मेदारान को कैंप्स या उनके अतराफ में से गुज़िश्ता 3 रोज़ में गिरफ्तार किया गया। उसके बावजूद हमारे कारकुनान लोगों में उतरे और लोगों को यहाँ पर लेकर आए हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि 2017 में कराची के शहरी अमन देखें, पुरअमन सियासत देखें, तरक्की देखें, खुशहाली देखें। अगर 2017 सिंध के शहरी इलाकों में अदम तसादुम, अदम तशद्दुद के साथ मज़बूत सियासत और तरक्की का साल हुआ तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 2018 में न सिर्फ अपने रिवायती मैंडेट को हासिल करेगी, आपने खुद ही जिक्र किया लंदन के साथियों का और फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हैं पाक सरज़मीन पार्टी की, तो आपका एक तो मुकाबला होगा दीगर सियासी जमातों से, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या PTI, लेकिन जो आपके अपने जमात से अलग होने वाले लोग हैं या आप जिस तरह से अलग हुए, MQM पाकिस्तान, MQM लंदन, पाक सरजमीन पार्टी, उनके लिए आपकी हिकमत अमली क्या होगी? क्या उनसे दोस्ती हो सकती है? अगर पाक सरजमीन पार्टी की और आपकी बात करें तो एक बात मुश्तरक है कि आप दोनों ही अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं, लेकिन इस जलसे में और जो म्यूजिकल नाइट जारी थी रात, उसमें ऐसा भी हुआ कि अल्ताफ हुसैन के नारे लग गए। सर देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर किसी ने नारे लगाए भी तो उनके साथ किसी ने कोई बदतहजीबी नहीं की, कोई धुआं धांधली नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि पाक सरजमीन पार्टी की और हमें आप मिला नहीं सकते। उनका एक अपना तर्ज अमल है, उनकी एक गुफ्तार और किरदार है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का, जिससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम हमारे लंदन के दोस्त हों या दीगर सियासी जमातें हों या कोई भी हो, मैंने तो आपको कहा कि भाई हम अदम तसादुम, किसी भी तनाज़े के बगैर सिंध के शहरी इलाकों में बिलखुसूस मुहाजिरों को और MQM के कारकुनों को अमन का साल देना चाहते हैं।
तसादुम के बगैर सियासत करना चाहते हैं, तो हम जब मिल के चलेंगे, हमें उम्मीद है कि जो हमारे दोस्त आजकल लंदन के साथ भी हैं और हमें गलत समझ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जब वो हमारा अमल और आवाम का हम पर एतमाद देखेंगे तो कल वो हमें सही समझते हुए हमारे साथ आएंगे। फैसल सजवारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान ये कहती है कि वो अपने इस जलसे से हासिल कर चुकी है, आवाम ने तौसीक कर दी अल्ताफ हुसैन से अलहदगी के फैसले की, और इसी बात को लेकर वो आगे चलेंगे और अपनी सियासी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, 2018 के इलेक्शन की तैयारी करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हम आपको ये बता दें कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के हवाले से जो मुश्तरका ताउन कमेटी का छठा इजलास हुआ, उसमें अच्छी खुशाइन बात यह है कि सूबाई क़यादत और वफाकी जो रहनुमा है उनके दरमियान एक इत्तेफाक नजर आया। एक तस्वीर भी सामने आई एहसन इकबाल साहब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक की, और पाकिस्तान और चीन के दरमियान HVC हाई ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का मुआहिदा भी हुआ है, इस उम्मीद के साथ कि इस मंसूबे पे सियासत नहीं होगी, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें और तमाम सियासी जमातें मिलकर काम करें, इस सोच के साथ कि ये मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए है। प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह।